नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, मौसम कोई भी अगर सेहत अच्छी होती है तो हर मौसम का हम लुत्फ उठाते हैं। तो वहीं लुत्फ उठाने की अगर बात की जाए तो इस मामले में सबसे पहला नाम अगर किसी मौसम का आता है तो वो होता है बारिश का मौसम। जी हाँ, बारिश में हम बारिश को एंजॉय करते हैं, बारिश की बूंदों को एंजॉय करते हैं और जो तापमान होता है बड़ा सुहावना हो जाता है। गर्मी नहीं लगती है, सर्दी भी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी परेशानियों को भी लेकर ये मौसम आता है। तो कैसे इस मौसम में भी हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ डटे रह सकते हैं, इस पर हम आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि बहुत जरूरी है इस मौसम में अच्छी इम्यूनिटी के साथ डटे रहने के लिए हमारी जीवन शैली में कुछ बदलाव करना, और खास तौर से खान पान संबंधी क्या कुछ और किन किन चीजों में यह बदलाव करने की जरूरत है, आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों से अवगत करा दिया है कि आज के विषय क्या है, क्या हम बात करने वाले हैं आज, खान पान संबंधी बदलाव की बात तो हमने कही, लेकिन किस किस तरह के बदलाव की जरूरत है हमारे दर्शकों को बताएं। नंदिनी जी, जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो हमारी शरीर की आंतरिक व्यवस्था में भी वह परिवर्तन आते आते वक्त लगता है जी। तो जो ही मौसम बदले और हमारे शरीर की अंतः स्थिति बाहर के मौसम के साथ अगर सामंजस्य नहीं बिठा पाती है तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमें दुख और कष्ट देने लगती हैं जी। तो जब भी मौसम बदले, मैं केवल बरसात के मौसम की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मौसम बदलता है तो हमें सजग और सतर्क होना चाहिए जी। विशेषकर बरसात के मौसम में, क्योंकि भयंकर गर्मी से हम बरसात के जब मौसम में आते हैं तो बरसात के मौसम में एक तरफ तो वातावरण में गर्मी में ड्राइनेस बहुत थी और बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जो मौसम है उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत प्रभावित करती है हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर के अंदर पनप रहे विभिन्न रोगों और समस्याओं को जी। साथ ही साथ हमारी हवा में पहले लू के थपेड़े चलते थे और अब ठंडी बयार चलती है जी। तो दोनों में फर्क हो जाता है और शरीर जब इसको स्वीकार नहीं कर पाता तो अस्वस्थ होता है। यही चीज हमारे खान पान पर भी लागू होती है। जो आहार हम गर्मी के मौसम में सेवन कर रहे थे, उस आहार का में परिवर्तन लाकर बरसात के मौसम में जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी आहार है उसका सेवन करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि वो चीजें जिनका हम सेवन गर्मियों में करते थे और वो चीजें जिन्हें बहुत ही हेल्दी माना जाता है, हरी सब्जियों का अगर जिक्र किया जाए, हरी सब्जियां हो गई, दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, बारिश के मौसम में बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी का होना जरूरी है, लेकिन तमाम ऐसी चीजें जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है उनका प्रयोग इस दौरान मना हो जाता है। तो ऐसे में इम्यूनिटी को कैसे बनाए रखा जाए, आखिर क्या ऐसी कमियां आ जाती हैं, हरी सब्जी का आखिर इस्तेमाल क्यों मना कर दिया जाता है करने के लिए, जबकि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं? नंदिनी जी, हरी सब्जी न खाने की सलाह वैद्य लोग इसलिए देते हैं कि बरसात के मौसम में विभिन्न प्रकार के जीवाणु, कीटाणु, वायरस, फफूंदी ये उत्पन्न हो जाते हैं और ये हरी सब्जियों के पत्तों पर इकट्ठे हो जाते हैं, हरी सब्जियों पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये आसानी से सामान्य पानी के धोने से ये धुलते नहीं है, थोड़ा बहुत साफ हो जाते हैं। इसलिए वैद्य कहते हैं कि बरसात के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन ना करें। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि हरी सब्जियां तो बहुत पौष्टिक होती हैं, इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं, बिल्कुल सत्य बात है और आप इनका सेवन बरसात में सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। अच्छा, आप
गुनगुने नमकीन पानी में हरी सब्जी को 15-20 मिनट तक डाल दें, फिर रनिंग वाटर में अच्छी तरह मल मल के धोएं। जब संतुष्ट हो जाएं कि हम जो साग या सब्जी का सेवन कर रहे हैं वह केमिकल्स से, कीटाणु जीवाणुओं से पूरी तरह मुक्त हो गई है, स्वच्छ हो गई है, तब उसका सेवन आप सहजता से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और कहना चाहते हैं कि बरसात के मौसम में वायु विकृत होती है, वातज प्रकोप बहुत होते हैं, और नंदिनी जी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनमें फाइबर बहुत होता है, और जो फाइबर जब ज्यादा होता है तो ये आंतों की सफाई करता है, जिससे गैस उत्पन्न होती है, वात की वृद्धि होती है, फलस्वरूप पेट का फूलना, कब्जियत होना, सोच के साथ चिकनापन जाना या पेट में गैस बनना, पेट फूलना, पेट में दर्द होना जैसी शिकायतें भी हो जाती हैं। इसलिए हरी पत्तीदार सब्जियों को सेवन करने से मना करते हैं आयुर्वेद के आचार्य, आयुर्वेद के चिकित्सक। जी बिल्कुल, देखिए हरी सब्जियों की बात हमने की, लेकिन हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर इन हरी सब्जियों में जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है कौन कौन सी सब्जियां या फिर कहें शामिल हैं जिन्हें बारिश में, हमें बरसात के मौसम में इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए या रोक देना चाहिए। नंदिनी जी, अगर पूर्ण संतुष्टता के साथ हम उसको स्वच्छ कर लेते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों को, तो हम उनका सेवन कर सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में ना करें, क्योंकि ये आंतों में जो फाइबर होता है वो आंतों की गति को बढ़ाता है, बिलाई के मूवमेंट को बढ़ाता है, फलस्वरूप गैस बनती है, और ये गैस जब बनती है तो पेट का भारीपन, दर्द, पेट फूलना जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन सप्ताह में 2 बार 3 बार हम हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन कर सकते हैं। एक सावधानी बस स्वच्छता की रखते हुए करें, और हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन कभी भी बहुत मिर्च मसालों के साथ मत करें। इसकी पौष्टिकता तो नष्ट होती है, इसकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तो खत्म होती ही है, साथ ही साथ इसके अंदर हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर मौजूद जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर के पदार्थ में बदल जाते हैं, जिसे इंसान का पाचन तंत्र हजम नहीं कर पाता है और वह अपचित रूप में शरीर के बाहर निकल जाता है, जिससे पेट में दर्द, ऐंठन के साथ साथ दस्त लगने की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल, देखिए समस्या हो सकती है और गंभीर समस्या हो सकती है, और ऐसे में हमारे कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं डर गए होंगे कि भाई हम रुक ही जाते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि पूरी सावधानी के साथ मतलब निश्चित हो जाएं कि सब्जी वाकई में साफ हो चुकी है, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है या किसी तरह के बैक्टीरियाज तो नहीं है। ऐसी सूरत में क्या हरी सब्जी का बारिश के दौरान कोई सब्स्टिट्यूट है जिन सब्जियों का हरी सब्जी हटा करके हम प्रयोग ज्यादा कर सकें और वो लाभप्रद भी हो, स्वास्थ्य के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी? नंदिनी जी, हम भरपूर मात्रा में दालों का सेवन करें जी। सोयाबीन का सेवन बरसात के मौसम में बहुत हितकारी होता है। ये पौष्टिक तो है ही, बरसात के मौसम में जिन विशिष्ट तत्वों की शरीर को जरूरत होती है शारीरिक आरोग्यता को बनाए रखने के लिए जी। उन तत्वों की में से ज्यादातर तत्वों की पूर्ति सोयाबीन से हो जाती है। इसके अलावा मौसम के फलों का भी हमें खूब सेवन करना चाहिए। जामुन बरसात में खूब आती है, हम प्रतिदिन जामुन खाएं। आम का सेवन खूब करें। अगर आप डायबिटिक हैं
तो भी सजगता के साथ, सावधानी के साथ आम का सेवन कर सकते हैं। जी, सजगता मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा बताएं कि किस तरीके की सजगता बरती जा सकती है, क्योंकि लोग डर जाते हैं, वो डायबिटीज हो गई तो अब सोचते हैं आम नहीं खाएंगे वरना शुगर एकदम से शूट अप हो जाएगा। नंदिनी जी, मैं केवल डायबिटीज मेलाइटस के मरीज को ही सलाह नहीं दे रहा जी। मैं हर माँ को, हर परिवार को एक बात बताना चाहता हूँ कि आम पाल में पकाया जाता है। पुराने जमाने में भूसे के अंदर कच्चे आम को गाड़ दिया जाता था। कुछ महीनों, कुछ सप्ताह में, कुछ दिनों में वो पक के एकदम नेचुरल स्वरूप में, आम के रूप में बाहर आता था और हम लोग सेवन करते थे। आज कच्चे आम को आज रखा गया और कल या परसों पका हुआ चाहिए, क्योंकि जो वेंडर हैं, जो दुकानदार हैं, जो फल विक्रेता हैं, वो ज्यादा दिन होल्ड नहीं कर सकते। जी, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो वो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स रखते हैं, उस पर लगाते हैं। ये केमिकल हम लोग जब साधारण रूप से आम खरीद के लाए और बस ऐसे ही पानी डाल के धुल लिया और खाने लग गए, जो चूस के आम खाते हैं वो तो और भी ज्यादा सजगता रखें। आम को अच्छी तरह पानी से रगड़ रगड़ के बाहर की परत को धोएं, तब आम को चूसने का काम करें। वैसे आम का छिलका निकाल के काट के खा सकते हैं, लेकिन आम के अंदर जो चैप होता है ये बहुत खतरनाक होता है। ये इम्यूनिटी को कम करके हमारे शरीर के आंतरिक अंगों, विशेषकर लंग्स और किडनी पर बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए चूस कर आम खाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और पाचन की दृष्टि से इसलिए अच्छा है कि आम में फ्रैक्टोज होता है और जब हम चूस के खाते हैं तो ये लार के साथ मिलके फ्रैक्टोज डाइजेस्ट हो जाता है, आसान हो जाता है हमारे पाचन तंत्र के लिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के लिए। इसलिए नंदिनी जी, जो सजगता की बात हमने कही, वो आम को लेकर जो सजगता की बात हो रही है, उसके आम को अच्छी तरह धो के ठंडा करके ही खाएं। गरम आम सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और अगर गर्म आम खाएंगे तो फोड़े फुंसी निकलेंगे, पाइल्स की दिक्कत होने की संभावना होती है। तो ये सजगता अगर आप रखेंगे तो जो आम है या मौसमी जो फल है उनका पूरा लाभ उठाया जा सकता है, पूरा आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। और जिन चीज़ों को हम अवॉइड कर रहे हैं बारिश के मौसम में, उन्हें दरकिनार रखते हुए भी पोषण पूरा मिलता रहेगा और इम्यूनिटी बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगर बात की जाए सर्दियों के मौसम में दूध के प्रयोग के लिए भी मना किया जाता है, जबकि दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूध माना जाता है कि संपूर्ण आहार होता है हमारे खाने पीने में। पूरा दिन अगर किसी तरह की कमी रह गई है तो एक ग्लास दूध उसको पूरा कर देता है, लेकिन बारिश के दौरान यानी कि इन 4 महीनों के दौरान इसके प्रयोग की मनाही होती है। तो डॉक्टर साहब, आखिर क्यों मना किया जाता है दूध, क्या नुकसान है और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? नंदिनी जी, स्वच्छता पूर्ण वातावरण में निकाला गया दूध और सेवन किया गया दूध 12 माह सेवन कर सकते हैं जी। लेकिन बरसात के मौसम में जो आहार विशेषज्ञ हैं, जो चिकित्सा के आचार्य हैं, वो 2 कारणों से मना करते हैं। पहला कारण, दूध के अंदर केसीन नाम की प्रोटीन होती है। ये केसीन बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती है, बहुत आसानी से हजम नहीं होती है, ये वातवर्धक होती है। इसको पचाने के दौरान शरीर के अंदर वायु का निर्माण होता है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में ऑलरेडी शरीर के अंदर वायु तत्व ज़्यादा प्रभावी होता है और जब वायु और ज़्यादा हो जाती है तो पित्त और कफ तत्व प्रभावित होते हैं और उनकी कमी होने से शरीर की आरोग्यता प्रभावित होती है। दूसरा कारण, जो बड़ा कारण है नंदिनी जी, बरसात के मौसम में गाय हरी घास खूब खाते हैं,
तो हरी घास के साथ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक वायरस और बैक्टीरिया भी जो घास के साथ होते हैं चले जाते हैं। गाय की पाचन शक्ति इतनी सशक्त होती है कि वह जो भी बैक्टीरिया, वायरस या हानिकारक तत्व घास के साथ उसके पेट में गया है वो वैसे के वैसे ही स्टूल के साथ वापस निकाल देगी, यूरिन के साथ वापस निकाल देगी, या कुछ अल्प मात्रा में दूध के साथ वापस कर देगी। दूध बरसात के मौसम में पतला हो जाता है। पतला दूध दस्त लगा देता है क्योंकि पतले दूध में मिनरल्स और विटामिन्स तो भरपूर मात्रा में होते हैं। हाँ जी। तो वो दस्त लगा देते हैं। बिल्कुल। इसलिए बरसात के मौसम में दूध के सेवन को बहुत बहुत सावधानी पूर्वक लेने को कहा जाता है, सलाह दी जाती है। जी देखिए, आपने एक उम्मीद यहाँ पर जगाई है सावधानी पूर्वक, यानी कि साफ साफ मना नहीं किया है। ये उम्मीद उन लोगों के लिए जो दूध के बिना रह नहीं पाते हैं, जिन्हें आदत होती है खाने के बाद दूध लेना ही लेना है, दिन अधूरा लगता है, या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्हें दूध पिए बिना नींद नहीं आती है। तो सावधानी का आपने जिक्र किया है, यानी कि बारिश के मौसम में दूध ले सकते हैं सावधानी के साथ। तो किस तरीके की सावधानी? नंदिनी जी, अगर गुड़ के साथ दूध लिया जाए तो ज़्यादा हितकारी होता है, विशेषकर बरसात और सर्दी के मौसम में। जी। दूसरा, दूध कभी भी खाना खाने की तुरंत बाद ना पिएं, कम से कम 45 मिनट बाद दूध का सेवन करें। तो ये दूध शारीरिक सेहत की दृष्टि से भी लाभकारी होता है और पाचन की दृष्टि से भी सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। जी, तो देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं किस तरीके से बारिश के मौसम में भी हम अपने खान पान की आदतों में बदलाव करके अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, किन किन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है या ले सकते हैं, तो किस तरीके की सावधानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में किन चीजों का प्रयोग करना हो जाता है मना, और आखिर क्यों और क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं और कैसे इससे पार पाया जाए। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से सर आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि तमाम चीजें ऐसी हैं, दही का भी हम बात करेंगे, दूध के लिए आपने मना किया, लेकिन हाँ सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। हरी सब्जी पूरी तरीके से मना होती है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो किस तरीके की सावधानी बरतने की जरूरत है, ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दही का प्रयोग भी अभी तक हम बहुत करते थे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में दही का बड़ा सहारा होता था, मट्ठे का प्रयोग करते थे, दही का, छाछ का, लेकिन अब बारिश के मौसम में ये मना हो जाता है। आखिर क्यों और क्या इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है किसी तरह की सावधानी के साथ? नंदिनी जी, दही, मट्ठा का बरसात में सेवन आयुर्वेदिक दृष्टि से इसलिए मना किया जाता है कि दही और मट्ठा वातवर्धक होते हैं और वायु की वृद्धि होने से बरसात के मौसम में शरीर के आंतरिक अंग असहज महसूस करते हैं और बहुत जल्दी किसी न किसी बीमारी के से पीड़ित होने की संभावना बन जाती है। जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शरीर के आंतरिक अंगों विशेषकर आंतों में खूब वायु का संचार होता है। दूध और दही के अंदर, मट्ठे के अंदर रिच प्रोटीन होती है, केसीन। इसको पचाने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को, और जब डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन ज़्यादा होता है बात के कारण, जब इसको पचाने के लिए अतिरिक्त डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होता है तो ये बात उस अर्धपाचित दही मट्ठा को पूरा पचने नहीं देती है और शरीर के बाहर निकाल देती है। इस यही कारण है कि दही और मट्ठा का सेवन जहाँ गर्मी में अमृत के समान हितकारी है, व्यक्ति को ताजगी और ठंडक देता है, वहीं
बरसात के मौसम में यह आंतों को ठंडक देने के स्थान पर भयंकर कब्जियत की शिकायत कर देता है या पतले दस्त लगा देता है, जी, जो सामान्य घरेलू उपायों से ठीक नहीं होते हैं और चिकित्सकीय मदद की जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल। देखिए, अब तक की बातचीत से हम ये समझ रहे हैं कि बारिश में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, संक्रमण बहुत आसानी से होता है। तो ऐसे में क्या जो बाजार में जूस वगैरह का सेवन, जो कि हमें लगातार इस पर बात करें कि गर्मी में जो हमारी आदत होती है कि बाहर निकले और जूस का इस्तेमाल कर लिया, और इस तरीके की चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत हम महसूस कर रहे हैं, तो क्या जूस का इस्तेमाल भी हमें रोक देना चाहिए इस मौसम में? नंदिनी जी, मैंने जैसा कि पहले कहा कि हम पूरी स्वच्छता, सजगता और सावधानी के साथ अगर मौसम के फलों का इस्तेमाल करते हैं, मौसम में आए हुए फलों का जूस या साबुत फल के रूप में, कटे हुए फल के रूप में इस्तेमाल करें तो कोई हानि नहीं है। लेकिन बाजार में कभी कटे हुए फल या जूस केवल इस कारण नहीं खाना चाहिए कि मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, वातावरण में नमी है, नमी होने के कारण खूब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस फलने फूलने लगते हैं, वो उसी कटे हुए फल पर अपना घेरा बना लेते हैं, डेरा जमा लेते हैं, और जब हम सेवन करते हैं इनका तो वो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस शरीर के अंदर जाके हमें अस्वस्थ करता है, बीमार कर देता है। इसलिए बरसात के मौसम में घर के बाहर के कटे हुए फल, बासी भोजन या गंदी जगह जहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, गंदगी है, ऐसी जगह जूस या किसी तरल पदार्थ, यहाँ तक कि चाट, चटनी, समोसा, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रयोग की मनाही होती है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप हाइजीन का पूरी तरीके से ख्याल रख पा रहे हैं तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। बेल के शरबत का प्रचलन अभी गर्मियों में बहुत देखा जाता है, जगह जगह इस तरीके के जो बाजार में भी उपलब्ध होता है और घरों में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, बेल का प्रयोग करते हैं। तो बारिश के मौसम में, बरसात के सीजन में क्या इसके प्रयोग को लेकर भी कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है? नंदिनी जी, आयुर्वेद की दृष्टि से बेल का सेवन बरसात के मौसम में नहीं करना चाहिए जी। आध्यात्मिक दृष्टि से भी भगवान शिव को बेल अर्पित किया जाता है। ऐसे समय स्वयं हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। बरसात के बाद हम बेल का सेवन कर सकते हैं। बेल का सेवन सर्वाधिक हितकारी तो गर्मी के मौसम में ही होता है, चूँकि बेल की तासीर शीतल होती है। इस समय वातावरण में खूब ह्यूमिडिटी होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। ऐसे समय अगर हम बेल का सेवन करेंगे तो शरीर अंदर से भी ठंडा होगा और शीत से प्रकोपित होके हमें शीत से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं और रोग हैं वो पैदा हो जाएंगे, उनसे हम ग्रसित हो जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये सावधानियां आपको बरतने की ज़रूरत है। अगर आपने ये सावधानियां बरती तो स्वास्थ्य आपका निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। किसी भी तरह के इन्फेक्शन से या संक्रमित होने का खतरा लगभग ना के बराबर हो जाएगा। ये तो बात हो गई क्या नहीं खाना है हमें, लेकिन बरसात का मौसम है, देखिए खाने पीने का शौक तो लोग रखते ही हैं। अब इतनी चीज़ें अगर मना हो गई हैं या सावधानी बरतने की ज़रूरत है तो निश्चित तौर पर कम तो हो ही जाएंगी। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं इन 4 महीनों के दौरान? नंदिनी जी, बरसात के मौसम में अंकुरित अनाज का प्रातःकाल नाश्ते में सेवन करना बहुत अच्छा होता है जी। क्योंकि इस समय न तो बहुत बड़ी मात्रा में पौष्टिक तत्व वाली सब्जियां आती हैं, बिल्कुल, ना ही बहुत अधिक फल आते हैं, क्योंकि ये मौसम जो होता है वो फलों के राजा आम का होता है। तो आम के आगे बाकी सब फल कमजोर हो जाते हैं इसीलिए उन्हें फलों का राजा कहा जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ऐसे समय हम अंकुरित अनाज का सेवन करके जो पौष्टिक तत्व हैं, जो
मिनरल्स और विटामिन्स की शरीर के आंतरिक अंगों को, हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे शरीर की आंतरिक अंगों की क्रियाशील रहने के लिए जिन तत्वों की ज़रूरत है उनकी पूर्ति कर सकते हैं और किसी भी तत्व की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। एक और बड़ी बात, अंकुरित अनाज में जीवनी शक्ति होती। नंदिनी जी, एक छोटे से बीज में जब अंकुर आता है तो उसके अंदर उतनी शक्ति होती है कि बरगद जैसे विशाल वृक्ष को, अगर वो बीज किसी बरगद का है या किसी बड़े वृक्ष का है तो वहां तक पहुंचने का, उतने बड़े विशाल पेड़ तक का सूत्रधार हो सकता है वो अंकुरित बीज। तो उसकी शक्ति, उसकी इम्यूनिटी, उसकी रक्षा पक्ति, इन सब का लाभ लेने के लिए बरसात के मौसम में हमें अंकुरित अनाज का सेवन, मिक्स अंकुरित अनाज का सेवन करना ज़्यादा हितकारी होता है, क्योंकि किसी अंकुरित अनाज में कोई तत्व ज़्यादा होता है, किसी में कोई तत्व ज़्यादा होता है। इसलिए मिश्रित में हमें सभी प्रकार के मिनरल्स मिल जाते हैं, विटामिन्स मिल जाते हैं और एक तरीके से हमारी पौष्टिकता की, दैनिक पौष्टिकता की पूरी तरह पूर्ति हो जाती है। जी देखिए, आप अक्सर बारिश के मौसम में कहा जाता है या हमेशा ही मसालों के कम प्रयोग की बात करते हैं और इस दौरान तो अतिरिक्त सावधानी की आपने बात कही। आखिर क्यों मसालों में तो कहा जाता है कि मसाले हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो किस तरीके के मसालों के प्रयोग की आप सलाह देंगे या क्या कुछ सावधानी की सलाह देंगे मसालों के प्रयोग के दौरान? नंदिनी जी, बरसात के मौसम में मसालों का प्रयोग सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन हम लोग मसालों का प्रयोग सही रूप से जानते नहीं हैं। मसाले को तेल में खूब भूनते हैं, स्पेशली रिफाइंड ऑयल में जब मसालों को भूना जाता है तो उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है, उन मसालों के औषधि गुण जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जब उनके औषधि गुण कम हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो वो विकृत स्वरूप में जब हम उनका सेवन करते हैं तो ये शरीर के अंदर हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को कमजोर करते हैं, हमारे शरीर के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया और अमीबा की उत्पत्ति को बढ़ावा देते हैं और हमारी इम्यूनिटी को कम करके, हमारी जीवनी शक्ति को कम करके हमें रोगों की तरफ धकेलते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मसाले नंदिनी जी। इनका सेवन का तरीका सही होना चाहिए। अब सही सेवन का तरीका ये है कि कभी इनको तेल के डायरेक्ट संपर्क में मत लाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मसाले को भूनना चाहिए, पकाना चाहिए, भूनना नहीं चाहिए। आप सब्जी जब बने तो उसमें मसाले डाल के हिला दें और थोड़ा सा ऑयल डाल के आप उसको कुकर में या कढ़ाई में भोजन को, सब्जी को पका लें जी। कभी भी मसालों को भूनना नहीं है। दूसरा, मसालों को बहुत से लोग स्वाद के लिए खाते हैं। मैं कहता हूं मसाले हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हैं। मसाले हमारे शरीर के अंदर पनप रही विभिन्न बीमारियों के निदान के लिए हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा निश्चित रूप से खराब होती है। जैसे एक एंटीबायोटिक आपको 500 mg का रिक्वायर्ड है नंदिनी जी, और आप 1500 mg का खा रहे हैं और दिन में 3 बार खा रहे हैं, तो वो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। मसालों के नुकसान की बात तभी आती है जब मसाले शारीरिक जरूरतों की मात्रा से ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं या तेल में फ्राई करके संतुलित मात्रा में खाए जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नंदिनी जी हमारे यहाँ बहुत कम मसालों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उसको तेल में भून भून के खाते हैं और एसिडिटी, खट्टी डकार, जलन का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, मानसिक स्तर पर याददाश्त कम और चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाते हैं।
बिल्कुल, तो शरीर के साथ साथ मन पर भी असर पड़ता है। ऐसे में वो लोग जो सोचते हैं कि हम तो कम मसालों का इस्तेमाल करते हैं, आखिर इसके बावजूद परेशानी क्यों हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर मसालों की बात की जाए तो नॉर्मली हमारे घरों में हल्दी हो गया, धनिया हो गया, मिर्च, जीरा, इन सब मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्या कुछ अन्य मसाले हैं जिनका प्रयोग इस सीजन के दौरान आप करने की सलाह देंगे? नंदिनी जी, 2 मसाले वातनाशक होते हैं, उनमें अजवाइन और मेथी को वादिनाशक माना जाता है, वातनाशक माना जाता है। वात के कुप्रभाव को, कु माने खराब प्रभाव को कम करने वाला या खत्म कर देने वाला माना जाता है। इसलिए हमें सब्जी या दाल या जो भी हम सेवन कर रहे हैं उसमें अगर मेथी और अजवाइन का सेवन करते हैं तो बहुत हितकारी है। मैं तो सलाह दूंगा कि आप लोग जो आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल के रोटी बना लीजिए। अजवाइन के साथ थोड़ा सा नमक भी डाल लीजिए, क्योंकि अकेले अजवाइन से जब रोटी बनाते हैं तो कौर तोड़ के जब खाते हैं तो वो एक खराब टेस्ट की लगती है, एक कसैली लगती है। लेकिन हल्का सा नमक रहेगा और उतनी मात्रा में नमक आप दाल और सब्जी में कम डालें, बिल्कुल, और उसको खाएं, तो इससे वायु का प्रकोप नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, तो कौन से मसालों का प्रयोग करना है ये भी आपने बताया, किस तरह से करना है जिससे फायदा भी मिले और स्वाद भी बरकरार रहे। तो अगर बात की जाए बरसात के मौसम में चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही होती है, घरों के बाहर रास्ते जो हैं वो खराब हो चुके होते हैं और यही वजह है कि लोग घरों से निकलना बंद कर देते हैं। और ऐसे में वो लोग जो रोजाना सुबह बाहर निकल के जिन्हें एक्सरसाइज करने की आदत है, उनके लिए क्या सलाह है? घर पर कुछ ऐसे योगाभ्यास या प्राणायाम आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जिससे वो इम्यूनिटी मजबूत रखें, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें, शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहें? कैसे गुजारें बरसात की ये दिन? नंदिनी जी, बरसात में बारिश हो रही है, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। जो रेगुलर मॉर्निंग वॉकर हैं वो भी बारिश में 10-10, 15-15 दिन उनका ब्रेक हो जाता है। बहुत बार तो महीने में 10-10 दिन हो जाते हैं। सवेरे ही बारिश होने लगी, 2 घंटे पूरे दिन खुला है तो वो वॉक के लिए नहीं जा पाते। ऐसे लोग अपने घर में ही अपने घुटनों को टाइट रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए एड़ियां उठा दें, केवल पंजे के बल आ जाएं और स्टैचू की तरह लगभग 5 मिनट तक चलें। फिर पंजे जमीन पर रखें, फिर पंजों को उठा दें एड़ियों के बल। ध्यान रखिए, घुटने, रीढ़ की हड्डी, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, बिल्कुल स्टैचू की तरह एक एक कदम को उठाकर रखते हुए। घुटनों से मोड़ के कदम नहीं उठाएंगे, हिप जॉइंट से उठाएंगे, हिप जॉइंट की एक्सरसाइज करेंगे और इसको चलें। लगभग 4-5 मिनट ऐसे कर लें। 10 मिनट का ये वॉक लगभग आपको 3 से 5 किलोमीटर के मॉर्निंग वॉक के बराबर मस्कुलर लाभ देगा, मस्कुलर एक्सरसाइज कराएगा और इससे कहीं ज्यादा लंग्स और कार्डियक पैनल की एक्सरसाइज कराएगा। मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई बढ़ा के सर के भारीपन, सर के तनाव को कम करके मन को प्रसन्न करेगा। जी, तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज अगर करेंगे, ये प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा और जैसा कि हम कहते हैं मन तंदुरुस्त रहेगा तो तभी तो तंदुरुस्त भी रहेगा। और यही वजह है कि हम इसी से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए जुटाते हैं और पहुंचाते भी हैं। ये तो हो गया कुछ एक्सरसाइजेस। अगर प्राणायाम की बात की जाए तो कौन कौन से प्राणायाम आप बताएंगे या ध्यान की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इस दौरान? नंदिनी जी, इस मौसम में नाड़ी शोधन और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें, अन्य प्राणायाम अभी ना करें जी। विशेषकर सूर्यवेदी, शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास ना करें। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप अगर वजह भी स्पष्ट कर सके हमारे दर्शकों को। नंदिनी जी, सूर्यवेदी गर्मी बहुत पैदा करता है, तो अभी बरसात के मौसम में ना तो अभी सर्दी है, बिल्कुल ठीक, ना ही बहुत गर्मी की जरूरत है, तो इतनी गर्मी की जरूरत नहीं है। और शीतली और शीतकारी शरीर को ठंडा कर देते हैं, मन मस्तिष्क के अंदर कोमलता और शीतलता लाते हैं, तो उसकी अभी जरूरत नहीं है। जो लोग भूलवश
ये अभ्यास करते हैं, उन्हें आरोग्यता के स्थान पर बहुत बार प्रकृति बीमारी को दंड के रूप में दे देती है। तो इतनी सावधानी रखें, अभी केवल इतना ही करें। ध्यान की बात भी आपने पूछी है, तो ध्यान तो हर सांस के साथ जरूरी है नंदिनी जी। ये बरसात, सर्दी, गर्मी, ये किसी मौसम से इसका कोई रिश्ता नहीं है। ध्यान का मतलब हम जहाँ हैं उसी पल उसी चीज को जी रहे हैं। हम जिस क्षण जहाँ मौजूद हैं उसी चीज को जिए, यही ध्यान है जी। बहुत पूरी सुंदर, एकाग्रता के साथ हम वही काम करें। जहां तक लोग गलती करते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और सोचते हैं घर के बारे में, और जब घर पे पहुंचते हैं तो सोचते हैं दुकान के बारे में, और दुकान पे सोचते हैं कि जल्दी से घर पहुंचे ये काम करने। हम जहां हैं वहीं उसमें डूब जाएं और उस कार्य को दूसरों से ज्यादा अच्छा करें, यही तो ध्यान है। बिल्कुल ठीक। इसकी परिभाषा ही नंदिनी जी ये है, तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम। हम हर एंगल पर, हर दृष्टि से उसी काम में डूब जाएं और उस स्थिति तक डूब गए जाएं कि हमें बाहरी कोई दूसरी चीज का आभास ही ना हो। जैसे कोई व्यक्ति जब पढ़ने में बहुत बहुत एकाग्र हो जाता है, घर का कोई माँ आई, पानी का गिलास रख दिया, चाय रख दी, चली गई, उसे पता ही नहीं चला, तो लोग कहते हैं अरे भाई पढ़ाई में डूब गए थे क्या जी, बहुत खो गए थे पढ़ाई में। बस जो जिस काम को हम कर रहे हैं उसी काम को आत्मसात कर लेना, उसमें खो जाना ही ध्यान है। देखिए, अब बहुत ही सुंदर बात आपने कही और बहुत ही आसान तरीके से इतना गूढ़ से लगने वाले विषय को समझाया है कि ध्यान आखिर क्या है। अगर बात की जाए गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का मौसम हो, मौसम में बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन अगर बारिश का मौसम आता है तो ये मौसम हमें बहुत सुहावना लगता है और ऐसे में ध्यान जो है वो शरारतों पे चला जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता। तो ये जो मन लगाने की बात है, क्या कुछ मानसिक रूप से हमारे शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जिसकी वजह से बच्चों के लिए खासतौर पर ध्यान में रख के मैं बोल रही हूँ कि वो पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें मस्ती करनी होती है, तो इस दौरान उनके लिए कोई विशेष एक्सरसाइज जिससे वो अपनी पढ़ाई भी कर सकें, स्वस्थ भी रहें और इम्यूनिटी भी निश्चित तौर पर बरकरार रहे? नंदिनी जी, बारिश के मौसम में प्रकृति अपनी कृपा चारों तरफ फैला देती है, बिखेर देती है और अपनी सौंदर्य की चरम स्थिति में होती है। तो हमारा शरीर की प्रकृति उस सौंदर्य को निहारने के लिए, उसमें डूबने के लिए भागता है, दौड़ता है, प्राकृतिक रूप में दौड़ता है। नेचुरल स्थिति ये होती है। यही कारण है कि बच्चे बाहर की तरफ भागते हैं, घूमने की तरफ भागते हैं, पेड़ पौधों को निहारते हैं, सुंदर सुंदर हरियाली को निहारते हैं। तो ये प्रकृति के प्रति हमारी अंतः शक्ति का प्रेम होता है, आकर्षण होता है। यही कारण है कि बच्चे पढ़ाई के स्थान पर कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए प्रकृति के नज़दीक ज़्यादा जाना चाहते हैं। जरूर जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते या बरसात के मौसम में कोई पढ़ाई के लिए बाधा होती है या बरसात का मौसम पढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं होता। ये सर्वदा गलत बातें हैं जी। तो बहुत ज़रूरी बात आपने कही और ऐसे में उनके लिए आसान होगा ऐसे बच्चों को कन्विंस करना जो बच्चे परेशान करते हैं और कहते हैं कि ये भी कोई पढ़ने का मौसम है, तो मौसम का लुत्फ उठाने का समय है। देखिए, संक्रमण का ये मौसम होता है बहुत ज़्यादा, इस पर भी हम लगातार इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अगर लूज मोशंस हो गए, निश्चित तौर पर संक्रमण के नाम पर ये चीजें देखने को मिलती हैं या वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसी सूरत में कुछ घरेलू नुस्खे जो तुरंत फौरी तौर पर जिसे अपनाए जा सकें? नंदिनी जी, अगर शारीरिक रूप से हम अस्वस्थ किसी इन्फेक्शन के कारण हो गए हैं, विशेषकर बरसाती इन्फेक्शन के कारण, तो एक बहुत बहुत घर घर में प्रचलित दवा का नाम था अमृत धारा। जी जी बिल्कुल। इसको घर में बना ले
कोई बहुत सरल चीज है और एक बूंद बतासे में रखकर आप खा लें। उल्टी, दस्त, बेचैनी, शरीर के किसी इन्फेक्शन के कारण पेट में ऐंठन, दर्द, मरोड़, एक खुराक में ठीक। और साथ ही साथ इसको आप बाहरी मच्छर ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया बरसाती, वहां लगा दीजिए, उसका जहर का प्रभाव खत्म जी। तो बहुत करामाती चीज है, इसका जरूर घर में रखना चाहिए। ये बरसात के मौसम में अच्छा है। बिल्कुल, तो एक दवा है लेकिन इसके तमाम तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे इसके फायदे हैं। चलते चलते मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को बताएं कि इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए किन किन चीजों का प्रयोग इस मौसम के दौरान हम अपने डाइट में कर सकते हैं या हमें करना ही चाहिए। नंदिनी जी, हम सबसे पहले किसी भी प्रकार का अगर नशा करते हैं तो उससे बचना चाहिए जी। हम नशा मुक्ति का संकल्प लें बरसात के मौसम में और दीर्घ जीवन के रास्ते पर चलें। दूसरा, बरसात के मौसम में अगर हम बेल पत्र, जो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, भगवान शिव ने विष पी लिया था और उस विष के दुष्प्रभाव को बेल पत्र के सेवन से पूरी तरह समाप्त कर दिया। मैं कहता हूं कि हम विष के दुष्प्रभाव को ना कर सकें क्योंकि हम लोग तो इंसान हैं, लेकिन जो बिस्किट में कलर खा रहे हैं, जो केमिकल्स खा रहे हैं, जो फ्लेवर खा रहे हैं, जो पॉल्यूशन है, जो दुनिया भर के विष हमारे शरीर के अंदर विभिन्न रूप में जाते हैं, उनके दुष्प्रभाव को तो हम कम कर ही सकते हैं। और इसके लिए 11 बेलपत्री, एक में 3 पत्तियां होती हैं तो 33 पत्तियां हुई जी जी। इनको मिक्सी में पीस के आप इनका रस निकाल के थोड़ा सा शहद मिला के इनको प्रातः खाली पेट पी लें और आधा घंटे बाद तक कुछ ना खाएं। आप देखेंगे कि आपकी आरोग्यता का मार्ग कैसे आगे प्रशस्त होता है, साथ ही साथ बल, शक्ति, वीर सब में वृद्धि होगी, आपकी मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी और याददाश्त तो ऐसी हो जाएगी कि पिछले 10-10 साल की चीजें जो महत्वहीन थी वो भी याद आ जाए। जी, तो आदतों में करना होगा थोड़ा सा बदलाव और किस तरीके की जानकारियां जुटाई हमने आपको, आप हमें इसे जरूर अपनाइएगा और कितना फायदा पहुंचा ये भी हमें बताइएगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए जेएमटी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।